बिहार चंद्रगुप्त मौर्य की जमीन, कौटिल्य की धरती, जिस स्टेट से एंशिएंट भारत की सबसे बड़ी और प्रोस्पेरस एम्पायर बनी थी, जिसने ओरिजिनल अखंड भारत बनाया था, जो स्टेट इंडिया की गोल्डन एज का गढ़ था, उसको क्या हो गया? देश की लोएस्ट लिटरेसी रेट में से एक। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, सारे इंडियन स्टेट्स में से हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गरीब बिहार में रहते हैं। क्राइम और करप्शन फैला हुआ है, ना कोई नौकरी है, ना कोई इंडस्ट्री है। हर साल लाखों लोग स्टेट छोड़ के भारत के दूसरे कोने जाते हैं नौकरियां ढूंढने। कम से कम चलिए, देश के सबसे पेट्रियोटिक सॉन्ग तो इसी स्टेट में बन रहे हैं। पाकिस्तान सुन चीन हथियाई बचे जमीन चीन माधर लेकिन बिहार की यह दुर्गति कैसे हुई और क्या बिहार को सुधारने का कोई तरीका है? आइए आज के इस वीडियो में हम पता करते हैं। केआर ब्रीफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल। आइए आज बिहार की बात करते हैं और ये मेरा होम स्टेट है। अगर बिहार को पंजाब जैसे प्रोस्पेरस स्टेट से कंपेयर करें तो लिटरेसी, पॉवर्टी, इनफैक्ट मोर्टेलिटी जैसे मार्कर में भी बिहार बहुत पीछे है। और बिहार की जो बैकवर्डनेस है वो अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश राज के समय से ही शुरू हो गया था। बिहार जो बंगाल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, ब्रिटिश राज में ही उस पे अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम लागू किया था परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी के साथ। यानी अंग्रेजों ने बिहार में कुछ जमींदार बिठाए और उनसे एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होता था उससे ये जमींदार एक फिक्स्ड रिवेन्यू लिया करते थे। और क्योंकि जमींदारों की रिवेन्यू फिक्स थी, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि भाई एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, कुछ इनोवेशन लाया जाए ताकि उनकी इनकम भी बढ़े। इसलिए अंग्रेजों के समय से ही बिहार का एग्रीकल्चर स्टैग्नेट करने लग गया था। उसको कंपेयर कीजिए मद्रास या बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, जहां पर अंग्रेजों ने रैयत बाड़ी सिस्टम जारी किया था, जिसमें कि जो टैक्स कलेक्शन था वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में हुआ करता था। इसलिए वहां के जो जमींदार थे वो एग्रीकल्चरल इनोवेशन करने की कोशिश करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनोवेशन करेंगे तो ही उनका इनकम बढ़ेगी। इंडिपेंडेंस के समय से ही बिहार में एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की। पिछले 70 सालों में बिहार में 23 चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसको आप कंपेयर कीजिए पंजाब जैसे प्रोस्पेरस स्टेट से, उसमें सिर्फ 14 चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो कि बिहार से ऑलमोस्ट आधा है। और मॉडर्न बिहार की कहानी को समझने के लिए मॉडर्न बिहार के बड़े पॉलिटिकल लीडर को समझना जरूरी है। श्री कृष्ण बाबू, जिनको श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में उन्हें मॉडर्न बिहार का आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। वो 1946 से 1961 तक बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। वो बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते थे, वो डेवलप करना चाहते थे और कास्ट की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी खत्म करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई बड़े बड़े इनिशिएटिव लाए, जैसे कि बेगूसराय, बख्तियारपुर, फतुहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सिंदरी और बरौनी केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री, बरौनी ऑयल रिफाइनरी, हैवी इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, हटिया सेल्स बोकारो, बरौनी डेयरी, एशिया की लार्जेस्ट रेलवे यार्ड इन कड़हरा। अपने 15 साल के कार्यकाल में श्री बाबू ने कोशिश की कि एक नींव रखी जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जो नींव पर बिहार आगे जाकर डेवलप हो सके। लेकिन इस डेवलपमेंट में भी बिहार के आगे कुछ बड़े ऑब्स्टेकल आ गए। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था 1952 का सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के मुताबिक जितनी भी सोशल कमोडिटीज थी वो भारत के हर एक कोने में सेम प्राइस पर मिलती, रिगार्डलेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फ्रीट का कॉस्ट। गोल था सभी स्टेट को बराबरी से नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस मिले और बराबरी से इंडस्ट्रियलाइज करने का मौका मिले। देखिए, बिहार लैंडलॉक स्टेट है, तो पहले जो बिजनेस थे, इंडस्ट्रीज थे, वे सोच रहे थे कि चलिए जो रिसोर्सेज है वो बिहार में है तो वहीं पर फैक्ट्री लगाते हैं। लेकिन फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से उन्होंने सारे धंधे कोस्टल एरिया में, जहां पर पोर्ट्स हैं, जहां से आसानी से ट्रेड किया जा सकता है इंटरनेशनली, वहां पर लगाने शुरू किए। इसलिए बिहार भी जो इंडस्ट्रियलिज्म की पोटेंशियल थी वो कम हो गए। इस बात को हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी एक्नोलेज किया। और क्योंकि बिहार की डेवलपमेंट थोड़ी स्टेगनेट होंगे, इस वजह से बिहार में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी शुरू हुआ। और सबसे बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट आया 1967 में, जिसमें बिहार और इंडिया के कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर निकले, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील मोदी। इस मूवमेंट का नाम था जेपी मूवमेंट। जेपी मूवमेंट एज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ था कि बिहार में कई स्टूडेंट गवर्नमेंट से मांग कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारना जरूरी है, स्टूडेंट को बेसिक अमोर्टेज प्रोवाइड करना जरूरी है और बिहार के सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी खत्म करना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली देखते देखते ये मूवमेंट थोड़ा वायलेंट हो गया और पुलिस ने बहुत भारी तरीके से स्टूडेंट को अटैक किया, जिसमें कि कई स्टूडेंट के ऊपर फायरिंग हुई और कई स्टूडेंट की जान भी गई।
ये मूवमेंट फिर और भी बड़े हो गए। इस मूवमेंट की लीडरशिप जयप्रकाश नारायण ने ली और इस मूवमेंट को इनिशियली बिहार के चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर को रिजाइन करने को कहा। उसके बाद 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने की बात की, जिसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। स्टूडेंट मूवमेंट से एक बड़े पॉलिटिकल फिगर बहुत पॉपुलर हुए और जिनका नाम था लालू प्रसाद यादव। 1970s बिहार के कर्पूरी ठाकुर नाम का भी एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जो कि बिहार में काफी पॉपुलर। वो बिहार के अलग अलग कास्ट के बीच में इक्वालिटी लाना चाहते थे, बिहार को डेवलप करने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन 1970s में उनकी मौत हो गई और बिहार में एक और पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को लालू प्रसाद यादव ने भरा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी कर्पूरी ठाकुर की ही तरह कास्ट के बीच में इक्वालिटी लाने की बात करते थे। उन्होंने एक नारा जारी किया था, भाई विकास नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए सोसाइटी में। 1990s में लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस इक्वालिटी की लालू यादव बात कर रहे थे, इस इक्वालिटी की बात को चीफ मिनिस्टर बनते ही वो वैसे भूल गए जैसे सोनम गुप्ता ने अपने बॉयफ्रेंड को भूल गई थी। लालू यादव ने अपर कास्ट के कम्युनिटी के खिलाफ बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। उन्होंने एक नारा निकाला, भूरा बाल साफ करो, जिसमें वो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाल कायस्थ कम्युनिटी को खत्म करने की बात कर रहे थे। और देखिए, मैं टेम्पोररी रिजर्वेशन को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज किया गया है। इसलिए जब तक कि भारत की एवरेज इनकम एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच जाती, तब तक रिजर्वेशन की इन वर्गों की मदद करने का सेंस बनता है। और भारत जब एवरेज इनकम के उस मुकाम पर पहुंच जाए, उस समय मेरे हिसाब से टेम्पोररी रिजर्वेशन को खत्म करने की बात होनी चाहिए। लेकिन लालू चाचा रिजर्वेशन को ना सिर्फ सपोर्ट करते थे, बल्कि वो 100% रिजर्वेशन चाहते थे। बाकी कम्युनिटी भाड़ में जाए, बाकी लोग भाड़ में जाए, बाकी देश भाड़ में जाए। और वो कहने को तो कहते थे कि वो पिछले वर्गों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असलियत में तो वो सिर्फ अपनी यादव कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का ध्यान रखते थे। जो 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए किया था, उसको आरजेडी ने पोस्ट किया। दलित कम्युनिटी ने लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने कभी भी दूसरे बैकवर्ड कास्ट और दलित की मदद करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ और सिर्फ यादवों की मदद करने की कोशिश की। यहाँ तक लोअर कास्ट मुस्लिम कम्युनिटी, जिसे पचमंडा कम्युनिटी कहा जाता है, उन्होंने भी जर्नलिस्ट को बताया कि लालू यादव ने जो भी मुस्लिम को बेनिफिट करने की कोशिश की है, वो सारा बेनिफिट अपर कास्ट अशरफ कम्युनिटी को यानी सैयद और पठानों को हुआ है और लोअर कास्ट के पचमंडे को कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। लालू जी का सम्मान पॉलिटिक्स शेड्यूल्ड कास्ट और लोअर कास्ट मुसलमानों को छोटी गंगा। और लालू जी जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, वो है बिहार में जंगल राज कल्चर क्रिएट करने के लिए। जर्नलिस्ट अरुण सिन्हा, जिन्होंने बिहार को एक्सटेंसिवली कवर किया है, उन्होंने कहा कि लालू यादव गवर्नमेंट्स में बिहार को बेसिकली गुंडे चला रहे थे। इस गुंडा राज में सबसे बड़ा गुंडा थे साधु यादव और सुभाष यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के साले थे। इमेजिन कीजिए कि जो बंदा स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज है, उसके साले स्टेट के सबसे बड़े गुंडे में से एक हैं। आप इमेजिन कीजिए कि बिहार की पुलिस 90s के दशक में कितनी अनमोटिवेटेड थी कि भाई हम क्राइम पर एक्शन क्या लें, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बेसिकली बिहार की पुलिस का जॉब उतना ही मुश्किल हो गया था जितना उस लड़की को खुश करना जो एग्जाम में 98 आउट ऑफ 100 लाके भी डिप्रेशन में चली जाती है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल था 2002 में जब लालू यादव की बेटी की शादी हुई। तब लालू यादव के जो गुंडे थे, उन्होंने पटना के कार डीलर, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, ज्वेलर से जबरदस्ती लग्जरी गाड़ियां, फर्नीचर और बहुत सारा सामान लूटा। और इस सब लूट के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और साधु और सुभाष यादव की ही तरह पूरे स्टेट में अलग अलग गुंडे फैले हुए, जिन्होंने पूरे स्टेट में आरजेडी के एमएलए की मदद से दहशत फैलाई हुई थी। क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने के साथ साथ लालू यादव नक्सल्स को भी काफी सपोर्ट करते थे, वही नक्सल जो इनोसेंट सिपाहियां और सिविलियंस को अटैक करते थे। बिल्डिंग को उड़ा दिया तो हम लोग सबको एक ही क्लास में बैठकर पढ़ना पड़ता है। तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की, जहां नक्सलियों ने हमला किया है। A private construction company's camp was attacked by Naxals in Bihar's Muzaffarpur area. हम जन्मजात नक्सलाइट है। सिपाही बनेगा तो मारेगा आपको, वो तो आम आदमी का आदमी है। मुस्लिम एब्यूजमेंट के चक्कर में भी बड़े बड़े मुस्लिम क्रिमिनल्स को आरजेडी पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिलता था। एक परमानेंट एग्जांपल है सैयद शहाबुद्दीन का, जो सिवान से आरजेडी के एमपी भी थे, जिनके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस इंक्लूडिंग हॉरिफिक तेजाब का। गिरीश और सतीश अपनी अपनी दुकानों पर बैठे थे, तभी शहाबुद्दीन के लोग रंगदारी के लिए पहुंचे और मारपीट करने के बाद दोनों को उठाकर ले गए। शहाबुद्दीन ने गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाया, उसके बाद उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर उस पर नमक। इस कांड के लिए पटना हाई कोर्ट ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को अपहोल्ड भी किया था।
इसके साथ साथ अलग अलग केसेस में भी शहाबुद्दीन को 2007 में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। 2008 में AK-17 की बुलेट्स और पाकिस्तान ऑटोमेटिक राइफल्स होने के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई। 2003 में DGP DP ओझा ने एक डोसियर क्रिएट किया था जो यह दिखाता था कि शहाबुद्दीन का दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान के ISI से भी कनेक्शन है। लेकिन उस समय बिहार में अपीजमेंट इस लेवल का चल रहा था कि लालू यादव के शहाबुद्दीन पे एक्शन लेने के बजाय DGP को ट्रांसफर करवा दिया गया। आप इमेजिन कीजिए कि आज इंडिया में किसी भी पॉलिटिशियन का अगर ISI से लिंक निकल के आता है तो उसके करियर खत्म। लेकिन लालू के राज में क्रिमिनल्स कुछ भी कर सकते थे। ससुराल में दामाद को उतना प्यार नहीं मिलता, उतनी छूट नहीं दी जाती जितना लालू के राज में क्रिमिनल्स को मिला हुआ था। जब शहाबुद्दीन को जेल भी हुई तो हालत देखिए। NR मोहंती और मनोवंत चौधरी 2 जर्नलिस्ट हैं जो शहाबुद्दीन से जेल में इंटरव्यू लेने के लिए गए थे। जब वो उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि शहाबुद्दीन जेल सुपरिटेंडेंट की कुर्सी पर बैठा हुआ है और शहाबुद्दीन के 100 गुंडे उसको घेर कर बैठे हुए हैं और इतनी बुरी हालत हो रखी थी। 1997 में पटना हाईकोर्ट ने भी कहा कि बिहार की गवर्नमेंट पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि इस पूरी गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ गुंडे और गैंगस्टर चला रहे थे। देखिए, बिहार के जंगल राज को अगर आप प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको पर्सनल एक्सपीरियंस किया जाए। और देखिए, जहाँ क्राइम है वहाँ करप्शन तो होगा ही। क्राइम और करप्शन में तो जय बिरू का रिलेशन है। बिहार में तो इतने सारे घोटाले हुए थे कि सबको गिनाने बैठो तो सुबह हो जाएगी। लेकिन बड़े वाले को तो आप जानते ही होंगे, जो लालू प्रसाद के नाम पर चारा घोटाला हुआ था। ये टोटल स्कैम था 950 करोड़ का। यह चारा घोटाला स्कैम था। सॉइल माइनिंग माफिया के भी बहुत करप्शन के केसेस हैं, जिसमें RJD के MLA का भी नाम आता है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के ऊपर भी सॉइल स्कैम का केस लगा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली इस जंगल राज का सबसे बड़ा इफेक्ट यह हुआ है कि बिहार की पूरी रेपुटेशन एक क्रिमिनल स्टेट की बन गई। लालू के राज में बिहार की प्रोडक्टिविटी देश के सभी स्टेट के कंपैरिजन में सबसे कम थी बिहार के साथ। एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि एंटीबायोटिक बिहार ने काफी रिसोर्सेज खर्च किए थे साउदर्न बिहार में इंडस्ट्रियलिज्म को डेवलप करने के लिए। लेकिन 2000 में जब साउदर्न बिहार कट के झारखंड हो गया तो उसका असली बिहार रह गया नॉर्थ वाला, उसके हाथ में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार एक रे ऑफ होप की तरह निकले। नीतीश ने कैंपेन लड़ा यह कह कि हम गुड गवर्नेंस करेंगे, क्राइम और करप्शन को पूरी तरह खत्म करेंगे। और इलेक्ट होने के बाद उन्होंने उस पर कुछ एक्शन भी लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्रिमिनल्स का कन्विक्शन शुरू हुआ, आर्म्स एक्ट भी लगाया गया, जिसके थ्रू बहुत सारे क्रिमिनल्स जेल में गए। जो क्रिमिनल्स ओपनली बंदूक लेके सड़कों पे घुमा करते थे वो भी खत्म हुआ। किडनैपिंग के केसेस में भी कमी हुई है, मर्डर 18% कम हुआ। और जो डकैती खुल्लम खुल्ला हुआ करती थी वो भी ऑलमोस्ट 70% खत्म हुई। लेकिन नीतीश कुमार का भी राज भी एक तरह से फॉल्स डाउन साबित हुआ कि जो बिहार की इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनफॉर्चुनेटली नीतीश कुमार के राज में भी बिहार उसे पोटेंशियल को मिट नहीं कर पाया। एक समय पे बिहार देश के 22.7% शुगर प्रोड्यूस किया करते थे, आज सिर्फ 2% करता है। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई बिहार का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। लेकिन यह तो रीजन नहीं हुआ यार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भी लैंडलॉक है, लेकिन वो तो डेवलप हो रहे हैं। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे और भी कई सारे स्टेट्स हैं जो कि लैंडलॉक्ड होने के बावजूद कंपनीज की पहली पसंद बने हुए हैं। राजस्थान सरसों, राई, बाजरा और ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वहीं दूध व मसालों का इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट। साथ ही यहाँ अलग अलग तरह के 40,000 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें टेक्सटाइल, सीमेंट, सेरेमिक और ऑटो जैसे कई सारे उद्योग शामिल हैं। अब हरियाणा की बात करें तो यह राज्य सालों से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है और IT के फील्ड में भी इसने काफी तेजी से ग्रो किया है। और दोस्तों वहीं अगर हम बात करें पंजाब की तो वो गेहूं का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही, लेकिन यहाँ IT कंपनीज, लेदर वर्क, सेमीकंडक्टर्स और स्पोर्टिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स भी दिखाई देते हैं। लोग कहेंगे कि पंजाब यार इतना फर्टाइल है इसलिए इतने क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बिहार में कोई कम फर्टाइल तो नहीं है। बिहार में 21 नदियां बहती है। ये नदियां बिहार में एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करती है जो क्रॉप्स के लिए सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है और बिहार का 50% लैंड को कवर करती है। अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी हो जाती है और ये उपजाऊ हो जाती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान, गन्ने आदि के लिए अनुकूल होती है। ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ कि बिहार की एग्रीकल्चर में, लेकिन एक और बड़ा प्रॉब्लम यह है जो पंजाब के पास नहीं है कि बिहार का जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटी है। बिहार भारत के 3% लैंड मास का, लेकिन ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन उस 3% लैंड मास पे रहते हैं। 2015 से 2016 में एवरेज लैंड होल्डिंग जो पंजाब की है वो बिहार से 7 गुना ज्यादा थी। बिहार की एवरेज लैंड होल्डिंग 1917 में 1.6 हेक्टेयर से घटकर 2015 में 0.5 हेक्टेयर हो गई, बल्कि पंजाब में 2.9 हेक्टेयर से बढ़ के
3.62 हेक्टेयर हो गई। देखिए जो छोटे लैंड प्लॉट होते हैं उसपे एग्रीकल्चरल कम इफिशिएंटली होता है। मॉडर्न फार्मिंग की प्रैक्टिस और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना फार्मर्स के लिए मुश्किल होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। एज ऑन रिजल्ट प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। और बिहार के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिहार की गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि अपने स्टेट में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इनवाइट करे, कंसोलिडेट करे लैंड होल्डिंग्स को, ताकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज बड़े लैंड होल्डिंग्स पर एग्रीकल्चर कर सके, मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजीज प्रैक्टिस का इस्तेमाल कर सके, आसपास के लोगों को जॉब दे सके और उनकी इनकम बढ़ा सके। क्योंकि देखिए बिहार में एग्रीकल्चर की इतनी पोटेंशियल है लेकिन ये हो नहीं रहा है बहुत सारे फैक्टर की वजह से। एक फैक्टर यह है कि चलिए बड़े जो हाई प्रोफाइल क्राइम है वो कम हो गए, लेकिन छोटे पेटी क्राइम्स वो अभी भी पॉलिटिशियन के सपोर्ट से बिहार के कोने कोने में हो रहे हैं। उसी वजह से पोटेंशियल इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं। बिहार में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बिहार में 2021 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 17% बढ़ गया है। जर्नलिस्ट के ऊपर पिछले कुछ वर्षों में कई अटैक्स हुए हैं, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और देखिए इसमें सिर्फ नीतीश कुमार की गलती नहीं है, बीजेपी भी जो है जो लॉ एंड ऑर्डर का इतना हल्ला मचाते रहती है पूरे देश में, जिसने एक्चुअली उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में और असम जैसे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल किया है, वो भी इतने सालों से नीतीश कुमार के साथ कोलिजन में थी। उन्होंने भी कुछ कदम नहीं लिए खास। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए वीक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। 2006 में नीतीश कुमार ने एक पॉलिसी अनाउंस की, इंडस्ट्रीज को स्टेट में आने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली एक स्कैम निकला। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बिहार में आई लेकिन किसी को भी सब्सिडी नहीं दिखे। कई बिजनेस ने बिहार गवर्नमेंट के ऊपर केस ठोका और पटना हाईकोर्ट ने फिर गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि भैया इन बिजनेस को सब्सिडी दो। एक और चीज जो इन्वेस्टर को इंटाइज करता है आपके स्टेट में कि भाई आपके स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। नीतीश कुमार ने पिछले 15 से 20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। स्वराज मैगजीन ने कई ब्यूरोक्रेट से बात जो नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार को कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार तो नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया था कि हाईवे बनाने का क्या फायदा है, गरीब आदमी हाईवे थोड़ी खा सकता है। अच्छा इसलिए बिहार में आपने इनकम नहीं बढ़ाई क्योंकि भाई गरीबों के पॉकेट में पैसा डालने का क्या फायदा है। क्या गरीब पैसा थोड़ी खा सकता है, अगर कागज खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही लॉजिक। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना नहीं रहे हैं, उल्टा इस तरह की स्कीम चला रहे हैं। तो एक और रीजन है क्यों इन्वेस्टर बिहार में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से बिहार में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी बनी हुई है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी तो क्यों आएंगे इन्वेस्टर आपके स्टेट में। नीतीश कुमार 2005 से 2010 में बीजेपी के साथ, 2014 में नीतीश कुमार ने रिजिग्नेशन दिया और 2015 में आरजेडी के साथ कोलिजन कर लिया। 2017 में फिर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और 2022 में फिर से बीजेपी को छोड़ के महागठबंधन ज्वाइन कर लिया आरजेडी के साथ और फिर 2024 में बीजेपी के साथ मिल गए। उसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं जिसको जंगल राज बोला करते थे, जिनको गुंडा राज बोला करते थे और जिससे बिहार को बचाने की बातें किया करते थे। और बीजेपी को भी यार समझ में नहीं आता। अरे आपने सुना है ना कहावत, फूल मी वंस सेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस सेम ऑन मी। कितनी बार बेवकूफ बनाओगे यार। एक और बड़ा रीजन कि क्यों इन्वेस्टर नहीं आते हैं, क्योंकि बिहार में करप्शन की प्रॉब्लम है, ईज ऑफ बिजनेस का प्रॉब्लम है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनेट ट्रेड ने ईज ऑफ बिजनेस की रैंकिंग निकाला। भारत की बिजनेस रैंकिंग में बिहार 26वें नंबर पर आता है और आई थिंक इस समय हमें बिहार को उत्तर प्रदेश से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत बिल्कुल सेम हुआ करती थी। बिहार की ही तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा था, किडनैपिंग चल रहा था, एक्सटॉर्शन, मर्डर, गैंगस्टर के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्राइम चलता था। उत्तर प्रदेश के बारे में बोला जाता था पॉलिटिशियन के सपोर्ट से जो ऑर्गेनाइजेशन माफिया है वो पूरे स्टेट को कंट्रोल करता है और स्टेट को चलाता है और पुलिस के पास और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई पावर नहीं है। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ इलेक्ट होके आए हैं तब से देखिए कि उत्तर प्रदेश में बिहार के कंपैरिजन में क्या क्या चेंज आए हैं। ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग में बिहार 26वें प्लेस पे है, जबकि यूपी रैंक नंबर 2 है। यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% से भी लो है, जबकि बिहार की 18% है। दिस गाई एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट यूपी में बहुत लो है, जबकि बिहार में काफी हाई है। एनआरसी के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक क्राइम रेट यूपी का बहुत गिरा है। पिछले 8 सालों में योगी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑर्गेनाइज माफिया, चाहे विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो, इन सब लोगों को सफाया किया। नीतीश कुमार को देख लीजिए कि जिन गुंडों के खिलाफ कैंपेन करके उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, उसी आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। योगी ने पुलिस को एम्पावर किया क्राइम से लड़ने के लिए, जबकि बिहार में करप्ट पॉलिटिशियन ने पुलिस के पूरे हाथ बांधे हुए हैं। यूपी में तेजी से डेवलपमेंट हो रही है
और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा रहे हैं। जिस अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से याद रखे इन्वेस्टर्स आते हैं, आपके स्टेट में 6 से 8 लेन की हाईवेज बनाए जा रहे हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, पावर प्लांट क्रिएट किए जा रहे हैं। यूपी लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है, यानी सारे गांव को ऑल वेदर रोड कनेक्ट किया जा रहा है। जबकि बिहार के पटना के आप अच्छे से अच्छे एरियाज में चले जाइए, वहां भी रोड गड्ढे में है, वहां भी हॉस्पिटल जो स्कूल अच्छे नहीं है, बिजली ठीक से नहीं आती, पानी ठीक से नहीं आती। शहरों की ये हालत है तो गाँव की और क्या हालत होगी। आप इमेजिन ही कर सकते हैं, इस साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में 33.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। बिहार में उसका 1/4 भी नहीं आता है भैया। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश टूरिज्म में भी अपनी इनकम बढ़ा रहा है। आप देखिए 2020 से 2024 में कितना बड़ा स्पाइक हुआ है टूरिज्म का उत्तर प्रदेश में, और उसको कंपेयर कीजिए बिहार में, जिसमें दुनिया भर के बुद्धिस्ट का सबसे पावन स्थल बोध गया, हमारी एंशिएंट महान नालंदा यूनिवर्सिटी, दुनिया भर के सिखों का पावन पटना साहिब गुरुद्वारा है, महान मगध किंगडम की एंशिएंट कैपिटल पाटलिपुत्र बिहार में है, सीता माता की मायका बिहार में है। लेकिन उस सब के बावजूद हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री टॉयलेट में पड़ी हुई है, घंटा कोई नहीं आना चाहता। दिल से लगता है बिहार में टूरिज्म के लिए यूपी से भी बिहार की ही तरह हर साल लाखों लोग स्टेट छोड़ के भारत के अलग अलग कोने में जाया करते थे नौकरी ढूंढने के लिए। आज बिहार के लोग स्टेट छोड़ के उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ के खेतों में और वहाँ के इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। और देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से काया पलट हुई है, उस पर एक डिटेल में वीडियो आएगा। देखिए उत्तर प्रदेश इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि वहां के लीडर्स में एक क्लियर विजन था कि भाई हम क्राइम को खत्म करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं और स्टेट को इकोनॉमिक सुपर हाईवे पर डालना चाहते हैं। बिहार को भी ऐसे ही लीडर्स की जरूरत है जिनके पास एक क्लियर विजन हो कि हम स्टेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं। बिहार के पास देखिए इतनी फर्टाइल जमीन है, इतने टैलेंटेड लोग, हमेशा बिहार के लोगों के बारे में लोग कहते हैं कि भाई कितना स्मार्ट है, कितने सारे लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं, क्या बनने की चाहत है? IAS बनना चाहते, कितने अच्छे अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में नहीं कर रहे हैं, बिहार से बाहर जाके कर रहे हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है, विजनरी लीडर्स की कमी है। बिहार को भी मोदी, योगी या हिमंता बिस्वा शर्मा, इवन नवीन पटनायक जैसे लीडर्स चाहिए जिसके पास अपने स्टेट के लिए क्लियर विजन हो। यूपी ने दिखाया कि एक क्लियर विजन हो तो किस तरह से स्टेट की काया पलट हो सकती है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल डिजायर चाहिए, डेवलपमेंट की विजन चाहिए। बिहार के नेता कास्ट और रिलीजन के नाम पे सोसाइटी को पिछले 30 से 40 साल से बस डिवाइड करके पावर में रहना चाहते हैं। कुछ भी करके उससे ज्यादा वो कुछ भी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि भैया अपने स्टेट को डेवलप करके भी इलेक्शन जीता जा सकता है, जैसा कि मोदी जी ने पिछले 20 सालों में सिखाया और योगी पिछले 8 सालों से सिखाते हुए आ रहे हैं। फाइनली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपसे हिसाब से बिहार को यूपी की तरह डेवलप करने के लिए क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा कि बिहार में इस तरह की डेवलपमेंट होने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।